नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो एसएससी एमटीएस 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 8/9/2023 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें मैं जीके जीएस एवं करेंट का व्याख्या करता हूं, साथ में अपडेट करके देता हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों, रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो दोस्तों, भारत में कुछ नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इसमें से 8 शास्त्रीय नृत्य भारत में किए जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य किसे कहते हैं? तो जो भारत में शास्त्र सम्मत नृत्य किया जाता है उसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो रुक्मिणी देवी अरुणडेल का संबंध भरतनाट्यम से है, जो तमिलनाडु में किया जाता है। मोहिनी अट्टम कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है, और कथकली भी केरल में किया जाता है। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है, जबकि कथक उत्तर भारत में खास करके यूपी में किया जाता है। दोस्तों, भरतनाट्यम का दूसरा नाम 10 तिट्टम है, इसको याद रखिएगा। 10 तिट्टम है भरतनाट्यम का दूसरा नाम। भरतनाट्यम के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणाल साराभाई जी हैं। कुछ और नृत्य का देख लेते हैं जो बराबर एग्जाम में पूछता है। कुचिपुड़ी के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी जी हैं। ओडिसी के प्रमुख कलाकार सोनल मानसी। कथक के प्रमुख नृत्यकर्ता कौन है? पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, ये सब हैं। अभी हाल फिलहाल में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के सतारिया नृत्य को दिया गया है। इसलिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सतारिया नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो इसको याद रखिएगा पक्का। इसका कभी नहीं पूछा है शंकरा देवा, क्योंकि अभी वर्तमान में असम के सतारिया नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। इसलिए पूछ सके कि इसके महान कलाकार कौन हैं? तो शंकरा देवा। और मोहिनी अट्टम का अगर पूछे कि मोहिनी अट्टम के प्रमुख कलाकार, तो मोहने वाला एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, श्रीदेवी। इसको ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा कि ये सब मन मोह लेती है, नाचती है तब। इसी क्रम में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, कमेंट में जवाब दीजिएगा कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्य शास्त्र एक पुस्तक है दोस्तों, इसके रचयिता कौन है ये कमेंट करके आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम का ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा का नाम है। यह कब हुआ था लॉन्च दोस्तों? 1999 में लॉन्च हुआ था, प्रकाशित हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है, जो भारत के 11वें राष्ट्रपति हुए। 2002 से 2007 तक रहे। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत में मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनका निधन 2015 में मेघालय की राजधानी शिलोंग में एक कॉलेज में संबोधित करते हुए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IUPAC नामाकरण प्रणाली के अनुसार किस क्रियात्मक समूह की विशेषता OH समूह की उपस्थिति है? यानी कि OH किस में रहता है दोस्तों? तो OH लगाया जाता है एथेनॉल, मेथेनॉल, ये सब में देखते हैं। तो शराब में क्रियात्मक समूह OH होता है। इसको -OH नहीं पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि ये बॉन्ड चीज को दर्शाता है, बॉन्डिंग को। अच्छा, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक के विशिष्ट प्रकार से जुड़ा हुआ, कार्बनिक यौगिक में विशिष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणु या फिर परमाणुओं का वह समूह जो पूरे कार्बनिक यौगिक के गुण को बदलने का क्षमता रखता है। जैसे उत्प्रेरक का काम क्या है? किसी भी अभिक्रिया में भाग लेकर उस अभिक्रिया की गति को धीमा या कम कर देता है। तो उसी तरह से क्रियात्मक समूह होते हैं, किसी भी परमाणु में या परमाणु के समूह में जुड़ के उसका गुण चेंज करने के लिए उत्तरदायी है। जैसे ये हो गया एल्कोहल का उपस्थिति। उसी तरह से क्रियात्मक समूह एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसका इंडिकेटर COOH होता है। एल्डिहाइड का CHO होता है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर जो है दर्ज की गई?
तो भारत में जब जनगणना 2011 हुआ था दोस्तों, ये भारत की 15वीं जनगणना थी, इसको याद रखिएगा। और इसके अनुसार कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ? तो लक्षद्वीप में हुआ। कुछ फैक्ट को याद रखते हैं। भारत में सबसे पहले जनगणना किसके शासनकाल में हुआ? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ। जबकि जो प्रत्येक 10-10 साल पर होता है वो उस 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ। तब से हर एक 10 वर्षों पर भारत में जनगणना किया जाता है। ये मेयो के शासनकाल में हुआ, ये रिपन के शासनकाल में हुआ, इसको याद रखेंगे। विश्व में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुआ? तो 1749 में हुआ दोस्तों, स्वीडन में, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे फैक्ट है, बोलता हूँ दोस्तों, लिखूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए बोल देता हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार सभी का बोल देता हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या यूपी का रहा 20 करोड़ जनसंख्या के साथ, जबकि सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का रहा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बोला जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली का रहा, कम लक्षद्वीप का रहा। घनत्व के अनुसार बात करें तो सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार का रहा, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति रहा। केंद्र शासित प्रदेश में बोले तो दिल्ली का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व और सबसे कम अंडमान निकोबार का रहा। लिंगानुपात की बात करें तो भारत की लिंगानुपात 940 रहा प्रति 1000 पुरुषों पर। अगर राज्य की बात करें तो 1084 महिला प्रति 1000 पुरुषों पर केरल में रहा सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सबसे कम हरियाणा का 879 महिला प्रति 1000 पुरुष पर रहा। अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो पुदुचेरी में सर्वाधिक महिला रहा लिंगानुपात और सबसे कम दमन दीव का रहा। साक्षरता की अगर बात करें तो भारत में सबसे साक्षर राज्य केरल रहा, 94% शिक्षित के साथ, साक्षरता के साथ, जबकि बिहार में सबसे कम साक्षर राज्य रहा, 61.8% साक्षरता बिहार का था। एससी की सर्वाधिक जनसंख्या यूपी में रहा, जबकि एसटी की सर्वाधिक जनसंख्या एमपी में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत फैक्ट बता दिए। आर्म्स एक्ट या वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए? तो ये 1878 में पारित किए गए। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में। किस लिए पारित किया गया? तो सरकार की आलोचना जो भी पत्र पत्रिकाएं करता था उसका मुंह बंद कराने के लिए। इसको गैंगिंग एक्ट के भी नाम से जानते हैं दोस्तों, गैंगिंग एक्ट के नाम से पूछेगा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को और किस नाम से जानते हैं? तो गैंगिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। और यह मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका को टारगेट में लिया था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा पत्रिका है जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के पारित होते ही रातों रात अपना भाषा को चेंज कर लिया था। अमृत बाजार पत्रिका हिंदी से डायरेक्ट इंग्लिश कर लिया तुरंत। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त कौन किया, रद्द कौन किया? तो याद रखिएगा, रद्द रिपन। लॉन्च रिटन के द्वारा किया गया, रद्द रिपन के द्वारा किया गया। कुछ गवर्नर का शासनकाल में कुछ घटना हुआ उसको पूछ लिया जाता है, तो बोल देता हूँ। सती प्रथा को कौन बंद कराया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया। अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में भी लागू विलियम बेंटिक के द्वारा कराया गया। बंगाल विभाजन एवं दूसरा दिल्ली दरबार किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ। 1885 में कांग्रेस का जो है स्थापना किसके शासनकाल में हुआ? तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ। डुरांड रेखा किसके शासनकाल में खींचा गया? तो लैंस डाउन के शासनकाल में, जबकि रेड क्लिफ रेखा CJ रेड क्लिफ ही नाम था उसका, उसके शासनकाल में खींचा गया। रेड क्लिफ रेखा रेड क्लिफ के शासनकाल में खींचा गया। अच्छा, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि डुरांड रेखा किसके किसके बीच है, किन दो देशों के बीच है, कमेंट करके बताइएगा। डुरांड रेखा बराबर एग्जाम में ये सब पूछता है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है, डुरांड रेखा किसके बीच है, तो ये सब। मनमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा किसके बीच है, ये सब पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथक डैश जो है कौन कथक नृत्य शैली की एक महान हस्ती थी, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने नृत्य की महारानी के रूप में वर्णित किया था? तो सितारा देवी कथक नृत्य शैली की महान हस्ती थी। कथक नृत्य यूपी में खास करके उत्तर भारत में किया जाता है। मृणालिनी साराभाई का किस नृत्य के कलाकार हैं? तो बता ही दिए थे कि मृणालिनी साराभाई जो हैं वो भरतनाट्यम के कलाकार हैं।
रुक्मणी देवी अरुणडेल के बारे में आप पहला क्वेश्चन में ही जान गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाप चार कूट डैश राज का एक त्योहार, किस राज का, जो झूम ऑपरेशन होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। चाप चार कूट महोत्सव तो याद रखेंगे मिजोरम राज्य का एक त्योहार है। यह झूम ऑपरेशन होने के बाद मार्च में मनाया जाता है। झूम ऑपरेशन क्या है दोस्तों? तो झूम कृषि होता है जो जंगल में रहने वाले कुछ आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। मान लिया जाए जहाँ वे रह रहे हैं वहाँ के जंगल में खेती कर रहे हैं, और जब वह मिट्टी का उपजाऊपन कम जाता है तो वहाँ से वो जगह चेंज करके दूसरे जगह जाके जंगल को काटते हैं, फिर वहाँ खेती करते हैं। फिर वहाँ का मिट्टी का उपजाऊपन कम होता है, फिर तीसरे जगह जाते हैं, वहाँ के जंगल को काटते हैं, वहाँ खेती करते हैं। तो चाप चार कूट किस राज्य का त्यौहार है? मिजोरम का है। छत्तीसगढ़ चाप चार कूट महोत्सव हो या नृत्य वगैरह हो, कुछ भी हो, महोत्सव नृत्य एमटीएस एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखेंगे कुछ नृत्य का। छत्तीसगढ़ में कौन महोत्सव कौन नृत्य किए जाते हैं, तो ये सब याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा, पंडवानी, पंथी ये सब किए जाते हैं। नागालैंड में बांस नृत्य और रंगवा नृत्य ये सब किए जाते हैं, जबकि झारखंड में पाइका, सरहुल, फगुआ ये सब किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची नौका गम्य झील है? तो दुनिया के सबसे ऊंची नौका गम्य झील में, यानी कि सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा हो जिसमें नाव चला सकते हैं, तो लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका में जो है नौकागम्य झील है दुनिया के सबसे। कुछ झील के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो बुल्लर झील। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। सांभर झील जो कि खारे पानी की झील है, कहाँ है? राजस्थान में है। यह रामसर साइट के रूप में भी इसको दर्ज किया गया है दोस्तों, सांभर झील को। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में उल्का पिंड के गिरने से, पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने से भारत में कौन झील का निर्माण हुआ था? लोनार झील का, महाराष्ट्र में। अच्छा, चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? खारे पानी की एक तटीय लैगून झील है, उड़ीसा में है। सस्थम कोट्टा झील को झीलों की रानी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। सस्थम कोट्टा झील पूछ देगा कि कौन ऐसा झील है जिसको झीलों की रानी कहा जाता है, तो सस्थम कोट्टा झील को। कोलेरू झील कहाँ? आंध्र प्रदेश में। चोलामू झील भारत के सबसे ऊंचा झील है, सिक्किम में है। कृत्रिम झील भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर पंत झील। और विश्व के सबसे मीठे पानी की झील पूछेगा तो लेक सुपीरियर बोलेंगे। भारत अमेरिका के 5 झील को महान झील का दर्जा दिया गया है। SMHIO, एस फॉर सुपीरियर, M फॉर मिशिगन, H फॉर ह्यूरन, I फॉर इंटेरियो, I फॉर ईरी, O फॉर ओंटेरियो, ये 5 झील को। इतना चीज फैक्ट बोलते हैं, ज़्यादा तो बैक करके सुन लीजिएगा, दोबारा तिबारा लिखेंगे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो काजीरंगा असम में है दोस्तों। एक सिंह वाला गेंडा के लिए फेमस है यह उद्यान। जबकि गुजरात में गिर, ब्लैक बक ये सब राष्ट्रीय उद्यान है। कर्नाटक में बांदीपुर, बन्नरघट्टा, अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल ये सभी कर्नाटक में है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा टाइगर रिजर्व ये सब पश्चिम बंगाल में है। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क, कुछ भी बोल सकिए आप, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जिसका स्थापना 1976 में हुआ। इसको बिहार वाले याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? जो कि हम मेरा सेट जो बराबर देखते होंगे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, उनको तो पक्का ये क्वेश्चन याद होगा, क्योंकि मैं बराबर पिछला सेट में भी कराया हूँ। ये तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों, और स्टालिन जो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, MK स्टालिन, वही इसका उद्घाटन किए थे। इसमें पूछा जाएगा कि विजेता कौन है, तो मिस्र विजेता रहा था। जबकि हारा कौन था, उप विजेता कौन था, तो मलेशिया था। अब पूछ दिया जाए आपसे कि भारत में जो 2023 में विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप हुआ था, उसका तो मेजबानी भारत देश किया था, तो भारत का पोजीशन क्या रहा था उस समय? तो भारत 3rd नंबर पर था। फर्स्ट, सेकेंड, भारत 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मन्ना डे डैश के क्षेत्र में भारत की एक मशहूर शख्सियत थे।
तो इनके बारे में तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। मन्ना डे एक संगीतकार थे, संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। संगीत का जनक बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको साम वेद को बोलते हैं संगीत का जनक। एग्जाम में बराबर पूछा जाता है दोस्तों कि सुबह गाया जाने वाला राग इनमें से कौन है, तो याद रखेंगे कि सुबह गाया जाने वाला राग भैरवी बोला जाता है, भैरव या भैरवी बोलते हैं उसको। तो इसके बारे में तो लगभग सबको रटाया रहता है, शाम वाला नहीं रटाया रहता है, तो शाम वाला आप लोग रट लीजिएगा आज से। शाम में गाया जाने वाला राग कौन है, तो राग यमन बोलते हैं उसको, जिसको कि हम लोग शाम में गाते हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रसिद्ध व्यक्ति का घराना पूछा जाता है, जैसे ग्वालियर घराना से संबंधित कौन थे, तो तानसेन थे। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना। उसी तरह से मन्ना डे भिंडी बाजार घराना, भिंडी बाजार घराना से संबंधित है मन्ना डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करता है। सबसे पहले याद रखें कि मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 51 का ए अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों। भाग पूछेगा तो 4 के ए में, अनुच्छेद 51 है, भाग 4 है। कब किया गया था इसको शामिल दोस्तों, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे शामिल किया गया था। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन 2002 में जब भारत में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तब मौलिक कर्तव्य यही 11वां जोड़ा गया, जो हम लोग अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान किया गया इसके तहत। अभी वर्तमान में पूछे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISSF जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप 2023 का किस स्पर्धा में अमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता, तो पुरुष के 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीते। ISSF का पुराना नाम क्या था दोस्तों, तो 1907 में पुराना नाम इसका था इंटरनेशनल शूटिंग यूनियन। इसी का नाम चेंज करके 1998 में ISSF किया। ISSF का फुल फॉर्म इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, शूटिंग के लिए जान लीजिए। आप याद रखिए कि 2023 में जो जूनियर विश्व कप ISSF का हुआ था, उसमें फर्स्ट पोजीशन पर इंडिया रहा जो ये गेम हुआ, और सेकेंड पोजीशन पर चीन रहा। जबकि इसी का सीनियर वर्ल्ड कप हुआ ISSF का 2023 में, तो उसमें चीन फर्स्ट रहा और इंडिया सेकेंड रहा। जूनियर में इंडिया फर्स्ट चाइना सेकेंड, और सीनियर का इसी का कप चाइना फर्स्ट इंडिया सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गॉल्जी उपकरण में मौजूद चपटी झिल्ली से घिरी थैलियां किस नाम से जानी जाती है, तो दोस्तों एक गॉल्जी काय अंग होता है, उसको चेक करने के लिए गॉल्जी उपकरण होता है। तो गॉल्जी उपकरण में मौजूद जो चपटी झिल्ली होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो कुंड नाम से जानते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे कि गॉल्जी काय की खोज किसने की, तब तो गॉल्जीकरण से उसको गॉल्जी उपकरण से देखते हैं। गॉल्जी काय की खोज 1898 में कैमिलो गॉल्जी के द्वारा किया गया। गॉल्जी काय को कोशिका के अणु का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है। कुछ चीज का याद रखिएगा, पूछा जाता है उपनाम कि आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। जबकि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुमताज खान को 2022 में FIH वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर नामित किया गया था। वह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है, तो मुमताज खान जो है हॉकी से संबंधित है। एक मुमताज बेगम है जिनके याद में शाहजहां ने ताजमहल आगरा में बनाया था, तो इसको याद रखिएगा। अभी FIH की अगर बात किया जाए तो FIH की स्थापना 1924 में हुआ था दोस्तों।
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष अभी मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं, मोहम्मद तैयब इकराम जी। जबकि भारतीय हॉकी का अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप तिर्की जी है। जो मेरा सेट बराबर देखते हैं उनको सब पता होगा, क्योंकि सभी सेट में मैं करवा देता हूँ, रटा गया होगा सबको। अब कुछ सेट को और कराऊंगा दोस्तों, 5-6 सेट और करा के इसको कहानी ख़त्म कर दूंगा फिर। और बीच बीच में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लाऊं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या प्रैक्टिस सेट लाऊं आप लोगों के लिए, इसी आधार पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पे। फुटबॉल से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? फेमस सुनील छेत्री जी। और सुनील छेत्री पहले फुटबॉलर हैं जिनके नाम पर सिक्किम में एक मैदान का नाम रखा जाएगा। तलवारबाजी से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में भवानी देवी हैं जो तलवारबाजी में जो है, याद ऐसे करके रखिएगा कि ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला तलवारबाज भारत की कौन है? तो भवानी देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राठवा जो डैश राज्य के निवासी हैं, होली के अवसर पर राठवा नृत्य करते हैं। तो राठवा कहाँ का नृत्य है? गुजरात का। आंध्र प्रदेश में बहुत सारे कुचिपुड़ी वगैरह ये सब किए जाते हैं। तेलंगाना सटा हुआ है तो तेलंगाना में भी किया जाता है। महाराष्ट्र में लावनी किया जाता है। बहुत सारे नृत्य तो बराबर बताता हूँ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान करता है? यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 156 की अगर बात करें तो 156 है, राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताता है। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति पर निर्भर रहते हैं। तो राज्यपाल के कार्यकाल का वर्णन करता है। 157 क्या करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसका वर्णन 157 करता है। 173 क्या है दोस्तों? तो किसी भी राज्य विधानमंडल के सदस्यता के लिए, हर एक राज्य में विधानमंडल होता है, उसके सदस्यता के लिए क्या क्या योग्यताएं होती है, इसके बारे में 173 वर्णन करता है। कुछ और महत्वपूर्ण याद रखेंगे राज्यपाल से, जैसे 161, जैसे भारत के राष्ट्रपति को 172 यह अधिकार देता है कि वह मृत्यु दंड को कम सजा में बदल सकता है या फिर बड़े सजा को छोटा सजा, क्षमादान ये सब कर सकता है। अनुच्छेद 172 के तहत राष्ट्रपति, तो 161 के तहत राज्यपाल कर सकता है। यही चीज भारत में किसी भी व्यक्ति के सजा को माफ या कम कर सकता है। 163 याद रखेंगे, राज्यपाल के सहायता के लिए मंत्री परिषद की स्थापना होगा, ये कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला संगीतकार था? तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, जो कि कर्नाटक संगीत से संबंधित है और इनको भारत रत्न प्राप्त करने वाला ये पहले संगीतकार थे, पहली गायिका। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले भी ये पहला संगीतकार थे। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर कुल खर्च का योग करके राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्यय विधि। खर्च का योग करते हैं तो व्यय विधि। पहला एक दो सेट पहले वाला में आप लोग को ये क्वेश्चन करवा दिया हूं कि जब सभी का इनकम होता है, किसी अर्थव्यवस्था में इनकम पूरा होता है तो उसको आय विधि बोलते हैं, जबकि पूरा खर्च होता है उसको व्यय विधि बोलते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रयास किनके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1920 में पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक में किया गया। उस समय भारतीयों की आय 20 रुपये दादा भाई नौरोजी निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे डैश का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया। किन का? तो सैयद सिब्द रजी का 2022 में लखनऊ में निधन हो गया। यह 2004 से 2009 तक झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे थे, ये याद रखिएगा। झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, इसी के राज्यपाल ये रहे थे। अभी वर्तमान में याद रखिएगा कि झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जबकि वहाँ के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी हैं।
CP राधाकृष्णन जी हैं, CP राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन एक कॉमन फाइनेंशियल सर्विस, एक कॉमन फाइनेंशियल सर्विस है, एक सिंपल जो है वित्तीय सर्विस है जो प्रोवाइडेड बाय माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है प्रोवाइड किया जाता है। कौन सा? तो स्मॉल लोन लो इनकम इंडिविजुअल्स फॉर इंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज। तो स्मॉल लोन और लो इनकम के लिए माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता है। इसके बारे में बहुत बार बता देता हूँ। एक क्वेश्चन भी इससे भी पक्का रहता है कि छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ये सब क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन MTS में पूछा जाता है। तो यही पूछा क्वेश्चन कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा इनमें से क्या है जो एक सर्विस प्रदान किया जाता है। तो वही कह रहा है कि छोटे छोटे ऋण दिया जाता है लो इनकम वाला जो भी उद्योग होते हैं उसको बढ़ाने के लिए। इसी क्रम में आप लोग याद रखेंगे कि एक सिडबी बैंक होता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक इसको बोलते हैं। इसका स्थापना 1990 में हुआ दोस्तों, और इसका मुख्यालय लखनऊ में है, यूपी में। इसके वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल जी हैं। ये भी उसी तरह से कहता है, क्या है इसमें भी देखिए यही है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसी को सिडबी बोला गया। तो इससे भी क्वेश्चन रहता है। अजमेर शरीफ निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह है? तो अजमेर शरीफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अच्छा, अजमेर शरीफ किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? तो हुमायूं के द्वारा बनाया गया, इसको भी याद रखिएगा। MBT की अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका एगो उपनाम याद रखिएगा कि धनवानों का राजा किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। अब पगला बादशाह भी किसको कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक जो था गयासुद्दीन का बेटा था। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये भी याद रखेंगे कि कौन ऐसा शासक था जो तांबा का मुद्रा के स्थान पर चांदी के मुद्रा के स्थान पर तांबा का मुद्रा चलाया, जिसको कि जित्तल कहा गया। तो यही मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक यात्री आया था जिसके बारे में लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन यात्री आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो इब्न बतूता आया था। कहाँ का यात्री था? तो मोरक्को का यात्री था, याद रखेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोग जानते हैं। मोहम्मद गौरी भारत में आया, तराइन का युद्ध किया पृथ्वीराज के साथ। तो पृथ्वीराज के साथ 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें कि मोहम्मद गौरी हार गया, पृथ्वीराज जीत गए। और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता और पृथ्वीराज हार गए। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, सेनापति भी था, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश था। तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की बेटी से शादी किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी इल्तुतमिश रहा। बख्तियार खिलजी लिखा है दोस्तों, इसको बख्तियार खिलजी पढ़िएगा। बख्तियार खिलजी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उदंतपुरी विश्वविद्यालय सभी का नष्ट किया। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना भारत सरकार द्वारा कितना वर्ष में शुरू किया गया? तो 1997 में। पुराना क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में पिछले साल 3 योजना को लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट योजना को भारत सरकार के द्वारा। इस तीनों को याद रखिएगा। 17 सितंबर 2023 को 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, इसलिए याद रखेंगे 17 सितंबर को PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया। पारंपरिक जो शिल्पकार हैं उसको ऋण प्रदान करने के लिए, ताकि वो बढ़ सकें आगे। उसके बाद 15 नवंबर 2023 को एक योजना लॉन्च किया गया जिसको PM जनमत योजना बोलते हैं। इसमें जनजाति आदिवासी न्याय योजना इसको बोलते हैं। इसमें आदिवासियों जनजातियों को आगे बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया। और एक अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले PM सूर्योदय योजना, या फिर इसको बोलते हैं PM सूर्य घर योजना। PM सूर्योदय योजना ये 13 फरवरी 2024 को लॉन्च हुआ है दोस्तों।
अभी एकदम हाल फिलहाल में। ये किस लिए किया गया है? तो पीएम सूर्योदय योजना, 1 करोड़ घर में सोलर पैनल लगाया जाएगा गरीब परिवारों के बीच, तो इसके लिए लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस अगेंस्ट ऑड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो सानिया मिर्जा का। कुछ का आत्मकथा बराबर पूछा जाता है, जैसे मैरी कॉम का अनब्रेकेबल, इसको लॉन्च किए थे अमिताभ बच्चन। साइना नेहवाल का अगर पूछे तो प्लेइंग टू विन। अच्छा, मीराबाई चानू के बारे में याद रखिएगा कि 2020 में टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू देश की पहला वेट लिफ्टर है महिला में। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट वुमेन, इनमें से कौन थी पहली औरत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस? तो इनमें से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट थी? तो एनी बेसेंट, जो 1917 में बनी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू, जो 1925 में बनी थी। उषा मेहता की बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ये गुप्त रेडियो पर भारतीयों को जागृत करती थी। आसफ अली के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए जानी जाती है। सरोजनी नायडू के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय महिला राज्यपाल भारत की यही सरोजनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश में। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।